नमस्कार आप सभी को 100 मेंस लेवल डीआई सेट्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका सेट नंबर 23 टू 26 इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी मेंस डीआई का जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है उस पर शेयर कर दिया है। तो होपफुली काफी सारे लोगों ने ट्राई कर लिया होगा और जिन्होंने ट्राई नहीं किया है वो वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को ट्राई जरूर करें। तो ये पहला सवाल है, आप देखिए इस तरीके से। राम गोज टू अ हिल स्टेशन बाई कार वाइल गोइंग अपवर्ड। तो ऊपर जाते समय होता क्या है कि ऊपर जाने को हम बोलते हैं अपहिल। अपहिल जाते समय कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल वाज इंक्रीज्ड बाय 25% ऑफ द नॉर्मल कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल, राइट। तो जैसे आप प्लेन पर चलते हो तो आपकी गाड़ी कम पेट्रोल कंज्यूम करती है, जब आप ऊपर की तरफ चढ़ते हो तो आपकी गाड़ी ज्यादा पेट्रोल कंज्यूम करती है। तो वही दिया गया है 25% ज्यादा कंजम्पशन होता है, इंक्रीज्ड बाय 25%। But while going downward, that means downhill, the consumption of petrol was decreased by 50%। तो जब आप नीचे की तरफ उतर रहे हो तो गाड़ी कम पेट्रोल पी रही है और 50% आप पेट्रोल बचा पा रहे हो, राइट। ही गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से बी तक जाता है पर्सन, है ना। द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी वॉज 525 किलोमीटर, right, in which the total distance traveled by him uphill is 2.5 times the total distance traveled by him downhill, and the total distance traveled by him on the plane surface is 140 kilometer. While going back from point B to A, he saves 15 liters of petrol, and the consumption of petrol is normal on the plane surface। तो प्लेन सरफेस पर आपको नॉर्मल कंजम्पशन लेना है, ठीक है। तो अगर देखो मैं ये मान लूं कि प्लेन सरफेस पर जो पेट्रोल का कंजम्पशन है, राइट, प्लेन सरफेस पर जो पेट्रोल का कंजम्पशन है वो हमने मान लिया, सपोज देखो हमें इसको 25% बढ़ाना भी है और 50% कम भी करना है, और 25% का मतलब आप जानते हो 1/4 होता है। तो ऐसी कोई वैल्यू मान लो जो 4 का मल्टीपल हो। तो मैंने मान लिया कि ये 4x है और कंजम्पशन मतलब लीटर में होगा पर किलोमीटर, है ना। एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तो हमें लेनी पड़ेगी ना। तो पेट्रोल का कंजम्पशन पर किलोमीटर हम लेकर चल रहे हैं कि गाड़ी जो है 1 किलोमीटर चलने में 4x लीटर पेट्रोल कंज्यूम करती है। तो अब यही अगर गाड़ी अपहिल चलेगी और डाउनहिल चलेगी तो कंजम्पशन क्या होगा आप सोचो। तो अपहिल चलने पर कंजम्पशन 25% बढ़ जाता है, तो कितना हो जाए 5x, और इसमें 50% कम हो जाता है मतलब हाफ रह जाता है 2x, राइट। तो प्लेन सरफेस पर हमें पता है ना, और अपहिल पता है, डाउनहिल पता है, राइट। अच्छा, टोटल डिस्टेंस जो उसने चली है उसमें कुछ डिस्टेंस अपहिल चली गई है, ठीक है। तो हमें देखो ये पता है, देखो कुछ डिस्टेंस उसने अपहिल चली है ऐसे। जैसे आप हिल स्टेशन घूमने गए तो एक बार जाते समय पहाड़ों पर ऊपर चढ़े, कुछ अपनी डिस्टेंस आप प्लेन सरफेस में भी चलोगे, है ना, और कुछ डिस्टेंस आप डाउनहिल भी चलोगे। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन, ठीक है। कुछ आपने प्लेन चली और कुछ आपने डाउनहिल चली, तो मैंने ऐसे रिप्रेजेंट इसको कर दिया, ठीक है। तो अपहिल में जो माइलेज है कार का वो कितना होता है, अपहिल चलने में माइलेज हो जाता है 25%। मतलब माइलेज क्या मतलब, पेट्रोल का कंजम्पशन जो है 25% बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं 5x लीटर पर किलोमीटर, ठीक है। प्लेन में जो माइलेज है दैट इज 4x लीटर पर किलोमीटर, राइट। और डाउनहिल चलने में जो माइलेज है वो दैट इज 2x लीटर पर किलोमीटर, है ना, राइट। बात समझ में आ रही है सभी को? यस। अब डिस्टेंस की बात करें तो उसने 140 किलोमीटर प्लेन सरफेस पर चला है, यानी कि जो प्लेन चली है डिस्टेंस दैट इज 140 किलोमीटर, ये 140 किलोमीटर के बराबर है, राइट। अच्छा, आगे दिया गया है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम अप हिल इज 2.5 टाइम्स द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम डाउन हिल, ठीक है। सो अपहिल जो डिस्टेंस चली गई है ना वो 2.5 टाइम्स है। तो लेट सपोज डाउन हिल में उसने चली है d, ठीक है, और अपहिल में कितना चलेगा 2.5d, राइट। और प्लस 140 चला उसने प्लेन में, और ये सब मिलाकर जो टोटल डिस्टेंस उसने चली है वो कितनी चली है 525 किलोमीटर। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की जो दूरी है वो 525 है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस इज 525, तो मैंने इसको 525 मान लिया, ठीक है। तो दिस इज 3.5d, 3.5d को मैं 7/2d लिख दूं।
इसमें से 140 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, आई थिंक 385, राइट। 7 से काटा 5 बार, 7 से काटा 5 बार, तो डी की वैल्यू आ गई भाई 110। जब डी की वैल्यू 110 आ गई तो मतलब उसने डाउन हिल में जो चला है, डाउन हिल में जो डिस्टेंस चली है वो 110 है, दिस इज 110, 110 किलोमीटर। तो अपहिल में उसने कितनी चली, 2.5 टाइम्स। तो इसका 2.5 टाइम्स करोगे तो 2.5 इंटू 110, 2.5 इंटू 110, जीरो से पॉइंट कट गया, 25 इंटू 11 हो गया 275, राइट। सो इट इज 275 किलोमीटर, राइट। बात समझ में आ रही है सभी को, यहां तक सभी चीज क्लियर है। हमने डिस्टेंस निकालनी, अपहिल में कितना चला, डाउन हिल में कितना चला और प्लेन पर कितना चला, और हमको माइलेज भी पता है, मतलब पेट्रोल कंजम्पशन पता है। अच्छा, अब आगे बात करें तो वाइल कमिंग बैक फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, मतलब कार की जो जर्नी है ना वो ए से बी तक कार गई है, फिर घर पर भी तो वापस आना है लौट कर। तो जो पूरी जर्नी है वो ए से बी और बी से ए टोटल काउंट किया जाएगा। तो बोला है कि बी से ए तक आने में ही सेव्स 15 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, मतलब बी से ए तक आने में 15 लीटर पेट्रोल का जो कंजम्पशन है वो कम हुआ। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो डिस्टेंस है क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, 140 किलोमीटर आप जाओगे और वापस आओगे, तो जब हम डिफरेंस ले रहे हैं, मतलब पेट्रोल कंजम्पशन का डिफरेंस ले रहे हैं, तो डिफरेंस में ये वाली चीज तो कैंसिल हो जाएगी, राइट। बिकॉज ये तो पहले भी प्लेन था और आते समय भी प्लेन रहेगा। लेकिन यहां पर आप देखो कि ये जो डिस्टेंस है, जाते समय अगर अपहिल है तो लौटते समय वही डिस्टेंस डाउन हिल हो जाएगी कि नहीं। आप किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हो, आप ऊपर गए, आपने जितनी डिस्टेंस चली, लौटते समय उतनी डिस्टेंस डाउन डाउन हिल चलोगे आप, राइट। तो फर्क पड़ेगा इससे और इससे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहां पर कितना पेट्रोल कंज्यूम होगा, 275 किलोमीटर। 1 किलोमीटर चलने में इतना होता है तो 275 चलने में होगा 275 इंटू 5x, इतना पेट्रोल कंज्यूम होगा, राइट। और यहां पर कितना कंज्यूम होगा, 110 110 इंटू 2x। जब वापस आ रहे हो आप तो उल्टा हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस डाउन हिल थी अब वो अप हिल हो जाएगी। तो यहां पर जो माइलेज 2x था, मतलब जो पेट्रोल का कंजम्पशन 2x था पर किलोमीटर, वो जो कंजम्पशन है वो 5x हो जाएगा, राइट। क्योंकि अब ये चीज डाउन हिल की जगह अप हिल हो गई ना। तो हम कह सकते हैं कि 110 किलोमीटर इंटू 5x प्लस ये 275 इंटू 2x, राइट, ये हो गया। और इन दोनों का हमने लिया डिफरेंस। तो जो पेट्रोल का कंजम्पशन है वो 15 लीटर बच जाता है आपका लौटते समय, 15 लीटर आप बचा पा रहे हो, 15 लीटर। सो दिस डिफरेंस इज 15 लीटर्स। ये बात सभी को समझ आ रही है, 15 लीटर आपने बचा लिया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। देखो, क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि देखो 275 इंटू 5x माइनस 110 इंटू 5x, तो 275 माइनस 110 कितना हो गया, 165, 165 इंटू 5x, और 110 इंटू 2x और माइनस 275 तो माइनस 165 इंटू 2x। इसमें से 165 अगर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 5x माइनस 2x यानी 3x, एंड दिस इज इक्वल टू 15। 15 से काटा एक बार, 15 से काटो 11 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/33, 1/33। नाउ x की जो यूनिट है वो है लीटर पर किलोमीटर, लीटर पर किलोमीटर। ये x की वैल्यू आ जाती है मेरे पास, ठीक है। x की वैल्यू सभी की आ गई, राइट, ऑल राइट। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है ना। तो सवाल है पहला, व्हाट इज द माइलेज ऑफ द कार ऑन डाउन हिल। डाउन हिल पर कार का जो माइलेज है वो क्या है। सो यू नो कि डाउन हिल पर जो कार का माइलेज है वो है 2x लीटर पर किलोमीटर, है ना, 2x लीटर पर किलोमीटर, 2x लीटर पर किलोमीटर। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 1/33। सो 2/2 इंटू 1/33, दिस इज 2 से अगर मैं कैंसिल करता हूं तो 16.5 टाइम्स कैंसिल होगा, लीटर पर किलोमीटर। यानी मैं ये कह पा रहा हूं कि 1 लीटर पेट्रोल कंज्यूम होगा, 1 लीटर पेट्रोल कंज्यूम होगा 16.5 किलोमीटर चलने में। यानी 1 लीटर पेट्रोल कंज्यूम होगा, 1 लीटर में आप 16.5 किलोमीटर चल सकते हो।
तो 1 लीटर पर 16.5 किलोमीटर, तो यहाँ आपको 10 दिख रहा है, 15, 17.5, 15.5, कोई भी करेक्ट नहीं है, आंसर इज नन ऑफ दीज। 1 लीटर पर 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर चलने में 1 लीटर का कंजम्पशन डाउन हिल। सेकंड क्वेश्चन है, इफ पॉइंट ए टू बी वर अ प्लेन सरफेस देन हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल वुड ही हैव कंज्यूम्ड मोर व्हाइल गोइंग एंड कमिंग बैक। ठीक है, जाते और आते समय कितना पेट्रोल एक्स्ट्रा कंज्यूम होता अगर ए से बी तक सिर्फ प्लेन सरफेस होता। तो अगर प्लेन सरफेस होता तो आप ये सोचो कि जाते समय, अच्छा केवल प्लेन सरफेस होता और आप डिफरेंस ले रहे हो दोनों केसेस में, सो दैट मींस ये चीज तो मैटर ही नहीं कर रही ना, क्योंकि ये तो पहले भी प्लेन था और अभी भी आप पूरी जर्नी को प्लेन ही कंसीडर कर रहे हो, तो ये चीज तो डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगी। डिफरेंस कौन सी क्रिएट करेंगी, ये और ये, है ना। अब आप ये समझो कि ये डिस्टेंस 275 और 110 मिलकर कितनी है, 385। तो आप ये समझो कि 385 जाते समय और 385 वापस आते समय, तो कितनी हो गई, 385 इंटू 2, राइट, 385 इंटू 2, ठीक है, 385 इंटू 2, इतनी डिस्टेंस वो प्लेन पर कवर करेगा, और प्लेन पर जो माइलेज है वो 4x है, यानी इतना पेट्रोल कंज्यूम होगा। बात समझ रहे हो, मैं इस बीच वाले को तो कंसीडर ही नहीं कर रहा, राइट, क्योंकि ये तो पहले भी प्लेन था और अभी भी प्लेन है, दोनों केसेस में ये डिस्टेंस तो प्लेन ही रहेगी। आप पूरी को प्लेन मानो या ना मानो, ये तो प्लेन है ही ना। अगर आप पूरी को प्लेन मानोगे तो इसको और इसको प्लेन मानना पड़ेगा, ये तो पहले से ही प्लेन है, राइट, तो इसको हमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो अगर पूरी डिस्टेंस को हम प्लेन मानेंगे तो इस डिस्टेंस का सम कितना होगा, 385 जाते समय, और फिर वापस भी तो आएगा, तो 385 इंटू 2, ये प्लेन के हिसाब से उसमें चला, तो प्लेन पर जो पेट्रोल का कंजम्पशन है 4x के अकॉर्डिंग हम काउंट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 385 इंटू 2 डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस इंटू 4x, इतना पेट्रोल कंज्यूम होगा। ठीक है, अब अगर मैं नॉर्मल इस सिचुएशन की बात करूं, जब मैंने इनको प्लेन नहीं माना है, तो ये वाली डिस्टेंस 275 है ना, और प्लस ये वाली डिस्टेंस, देखो 275 ये इसमें चली अपहिल, और वापस आते समय ये भी तो अपहिल चलेगा, तो टोटल कितनी हो गई, 385 अपहिल चली, और डाउनहिल भी उसने कितनी चली, 385। आप समझो ना बात को, ये डिस्टेंस जाते समय अपहिल थी तो वापस आते समय डाउनहिल थी, ये डिस्टेंस जाते समय डाउनहिल थी तो वापस आते समय अपहिल हो गई, मतलब ये दोनों ही डिस्टेंस एक एक बार अपहिल में काउंट हुई है और एक एक बार डाउनहिल में काउंट हुई है, तो अपहिल डिस्टेंस भी 385 और डाउनहिल डिस्टेंस भी 385 हो गई, राइट। तो इस केस में 385 इंटू अपहिल का माइलेज कितना हो गया, या डाउनहिल का जो कंजम्पशन है दैट इज व्हाट, 5x और 2x, डाउनहिल का 2x है और अपहिल का 5x है, सो इट इज 2x प्लस 385 इंटू 5x, ये हो गया टोटल पेट्रोल का कंजम्पशन, राइट। और ये है आपकी सेविंग, आप इतना पेट्रोल इस केस में, मतलब आपको ज्यादा लग रहा है, अगर प्लेन होता तो इतना ज्यादा लगता, और आप ऐसे चल रहे हो तो आप इतना पेट्रोल बचा रहे हो, तो कितना ज्यादा लगता है यही मुझे बताना है। तो आई कैन टेक समथिंग कॉमन, 385 अगर मैं कॉमन ले लूं, 385 मैंने कॉमन लिया, तो ये कितना हो गया 8x, और ये कितना हो गया 5 इंटू 2, 5 प्लस 2 7x, तो 8x माइनस 7x मतलब x हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज 385 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1/33, 11 से गया ये 3 बार, 11 से गया 3 बार 5 बार, ठीक है, 35/3, 35/3 मतलब 3 से काटो एक बार, 11.666, 11.67 लीटर्स में कह सकता हूं आप इतना पेट्रोल बचा पाओगे, 11.67, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, राइट। बात समझ में आ रही सभी को, यस। नेक्स्ट, द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल कंज्यूम्ड फॉर द एंटायर जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड फ्रॉम पॉइंट बी टू ए इज व्हाट। पूरी जर्नी में कितना पेट्रोल कंज्यूम हुआ है ये मुझे बताना है। तो देखो पूरी जर्नी में अगर मैं बात करूं तो ये डिस्टेंस अपहिल भी चली गई है एक बार, और लौटते समय यही डिस्टेंस डाउनहिल भी चली गई है ना। तो वही चीज कि अपहिल आपने ये एक बार इसको चला और एक बार इसको अपहिल चला, तो टोटल डिस्टेंस 385 हो गई, डाउनहिल भी 385 हो गई, तो 385 इंटू 5x और 385 इंटू 2x, जैसे यहां किया था, है ना। तो 385 इंटू कितना हो जाएगा, 385 कॉमन लेने पर 385 इंटू 7x, तो ये तो हो जाएगा 385 इंटू 7x। और अगर हम प्लेन वाले की बात करें तो प्लेन वाले को आप देखो जरा, जो प्लेन वाला है हमारे पास वो है 140 जाते समय और 140 आते समय, तो टोटल 280 हो जाएगा, 280 इंटू 4x, 280 इंटू 4x, राइट। ठीक है,
तो इसको थोड़ा सा आपको सोल्व करना पड़ेगा और कुछ नहीं, एक्स तो कॉमन आ ही जाएगा, एक्स की वैल्यू बाद में रखेंगे हम, पहले आप इसको देख लो। 7 इंटू 5 35 हो गया, कैरी हो गया 3, 7 इंटू 8 56, 56 प्लस 3 59, कैरी हो गया 5, 21 और 5 26, 2695 प्लस ये हो गया 1120 और इनटू में हो गया x, right? So if you add these numbers you'll get 9 plus 2 11, carry 1, this is 8 and this is 2 plus 1 3 into x, x की वैल्यू मैंने रख दी 1 by 33, x की वैल्यू 1 by 33 थी, right? अभी हम 3 से इसको काट सकते हैं, 11 बार 3 से काट देते हैं, नहीं 3 से कटेगा तो नहीं, वैसे फिर भी काट देते हैं क्योंकि अप्रोक्सीमेटली निकालना है ना शायद, यस, या अप्रोक्सीमेटली भी नहीं तो एग्जैक्ट आ ही जाएगा, लगभग आ जाएगा। देखो 3 से गया 11 बार, 3 से गया एक बार, 3 इंटू 2 6, बचेगा कितना 2, 3 इंटू 7 21 और लगभग 3 इंटू 2 6, इतनी बार गया। 11 से काटा एक बार, एक बचा, 11 इंटू 1 देन बचेगा 6, 11 इंटू 5 55, ठीक है, और 7 बचेगा 11 इंटू 6, 115.6 आ रहा है, 115.6 आपका ऑप्शन में भी, ऑप्शन ई, राइट, करेक्ट है, 115.6। नेक्स्ट देखो, अच्छा ये सवाल, इफ द स्पीड ऑफ द कार इज 55 किलोमीटर पर आवर ऑन प्लेन सरफेस एंड व्हाइल गोइंग अपहिल द कार्स स्पीड वाज डिक्रीज्ड बाय 25% ऑफ द नॉर्मल स्पीड एंड व्हाइल गोइंग डाउनहिल द कार्स स्पीड इज, ठीक है, तो प्लेन सरफेस पर जो स्पीड है ना भाई वो 55 है, प्लेन सरफेस पर जो स्पीड है वो 55 है। अगर प्लेन सरफेस पर स्पीड 55 है तो अपहिल जाते समय कार की स्पीड 25% कम हो जाती है, 25% कम हो जाती है मतलब इसका 3/4 रह गई, 3/4 ऑफ 55 इतनी बची, है ना। और डाउनहिल जाते समय कार की स्पीड इंक्रीज हो जाती है 50% से, 50% मतलब 1 + 1/2, 3/2 टाइम्स हो जाएगी 55 का। दिस इज बेसिक परसेंटेज कॉन्सेप्ट, है ना, ठीक है। So then approximately how much time he would have taken during the entire journey if he returns immediately from point B to A? तो पूरा टाइम कितना लगेगा, तो आप ये देखो, हमें ये पता है ये चीज कि उसने डाउनहिल में टोटल डिस्टेंस कितनी चली है 385 और अपहिल में भी कितनी चली है 385, 385 ही तो लेकर चल रहे हैं, तो 385 उसने चली है अपहिल में और 385 ही उसने चली है डाउनहिल में, राइट। अपहिल और डाउनहिल में जो माइलेज है वो, सॉरी जो स्पीड है वो ये 3/4 ऑफ 55 और यहां पर है 3/2 ऑफ 55, राइट। ये हो गई इनकी स्पीड्स। सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया टाइम। अच्छा, और उसने प्लेन सरफेस पर टोटल कितनी डिस्टेंस चली है 140 प्लस 140 यानी 280, तो 280 अपॉन कितना आएगा 55, स्पीड है 55, तो ये टोटल टाइम उसको लगेगा, राइट। तो इसको कैसे जल्दी सॉल्व करें, तो इनको सॉल्व करने में मत लग जाना, 55 पहले कॉमन ले लो, तो 1/55 मैंने ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा भाई, अंदर क्या बचेगा 1/55 आप कॉमन ले लोगे तो, और इनफैक्ट 385 इन दोनों में से अगर मैं कॉमन ले लूं, या चलो हटाओ 3 से इसको काट दें, 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, ओके, तो ये कितना हो जाएगा 3 से अगर इसको कैंसिल करें, दिस इज 3/2, 3/4, 288, ठीक है। तो 3 से इसको काट ही दो, 3 इंटू 1 3, ठीक है, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, ठीक है, 3 इंटू 8 24, लगभग 128 टाइम्स गया, 3 से ये भी 128 टाइम्स गया, राइट। 128 इंटू 4 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 480 प्लस 32 512, ये 512 और ये 256, 512 प्लस 256 और ये कितना हो गया 288, बिकॉज 1/55 तो मैंने कॉमन ले लिया है, राइट। इनको ऐड कर दो आप, 1/55, 6 और 2 8 और 8 16, कैरी हो गया 1, 5 और 2 7 और 8 15, कैरी हो गया 1, ठीक है, 5 और 3 8 और 2 10, ठीक है। 11 से काट देंगे 5 बार, 11 इंटू 9 99, बचेगा कितना 6 बचेगा, 11 से 6 बार गया, ठीक है। 5 से अगर इसको काटें तो कितना आएगा 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 9 45, 19.2 आ रहा है मेरा, 19.2, 19.2 के सबसे नजदीक कौन सा ऑप्शन है 19.09, इसको हम लगा सकते हैं आराम से, यस, है ना, इसको हम मार्क कर सकते हैं, ठीक है ना। 1/55 हमने कॉमन ले लिया,
ऑल्दो हमारा आंसर एक्चुअल आंसर से थोड़ा बहुत इधर उधर आ सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पर थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लिया है ना। एक्चुअल में ये जो वैल्यूज थी वो हमने 3 से इसको जबरदस्ती काटा है और 4 से मल्टीप्लाई भी किया है, तो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेने की वजह से आपका आंसर थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा इधर उधर होने के चांसेस नहीं है। तो दिस इज द क्लोजेस्ट ऑप्शन। 19.9 अगर आप देखो तो काफी दूर है इससे, ये सबसे नजदीक है। दिस इज ऑलमोस्ट 19.1 है ना, तो 19.2 के सबसे नजदीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माइलेज ऑफ द कार डाउन हिल एंड दैट ऑन अप हिल। तो ये दैट वी नो कि डाउन हिल और अप हिल में जो माइलेज है वो 5x और 2x है, ठीक है। तो 5x minus 2x, so difference is what, 3x. So 3 into x की वैल्यू थी 1/33, तो इट इज what, 1/11 है ना। तो 1/11 लीटर पर किलोमीटर है ना, तो 1 लीटर पर 11 किलोमीटर, 1 लीटर पर 11 किलोमीटर। आंसर इज ऑप्शन सी। डन। तो ये था हमारा पहला जो है केसलेट डीआई जो हमने यहां पर सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे सामने। देखो इस तरीके से हमें कोई ग्राफ दिया गया है और इसमें डेटा क्या है पहले वो समझते हैं। गिवन ग्राफ शोज द रेलवे टाइम शेड्यूल ऑफ एन एक्सप्रेस ट्रेन एक्स रनिंग बिटवीन सिटी ए एंड सिटी एच। तो दिस इज सिटी ए, दिस इज सिटी बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, है ना। तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच आर द सिटीज थ्रू विच ट्रेन रन्स, है ना। तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच के थ्रू ये ट्रेन पास होती है। A to D indicates the arrival and departure of the train at a city station. जैसे स्टेशन G की मैं बात करूं तो स्टेशन G पर दिस इज अराइवल एंड दिस इज डिपार्चर। तो ट्रेन आई कितने बजे, ट्रेन स्टेशन G पर पहुंची दोपहर को 3 बजे और चली कितने बजे, 3:10 पर यहां से निकल ली, है ना, यानी 10 मिनट का हॉल्ट है। तो अराइवल टाइम डिपार्चर टाइम हमको दिया गया है, उसके बीच का हॉल्ट टाइम भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पूरा शेड्यूल दिया गया है और क्यूमुलेटिव डिस्टेंस भी हमें दी गई ना। व्हाट डू यू मीन बाय क्यूमुलेटिव डिस्टेंस? क्यूमुलेटिव डिस्टेंस मींस कि जैसे ये स्टेशन ए और ये स्टेशन बी है, तो ए से बी के बीच की दूरी जो है 140 किलोमीटर है। तो ये जो है ए क्यूमुलेटिव मतलब पूरा शुरुआत से देना, है ना, पूरी जो डिस्टेंस है वो स्टार्टिंग से दी गई है। तो ए से सी तक की दूरी मुझे 231 दी गई है। तो अगर मुझे बी से सी तक की डिस्टेंस निकालनी है तो ट्रेन ने कितनी चली, तो 231 में से 140 में माइनस कर दूंगा। तो इन दोनों को, इसमें से इसको अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करूंगा तो बी और सी के बीच की दूरी आएगी। इसी तरीके से स्टेशन सी और डी के बीच की दूरी अगर मुझे बतानी है तो मैं 380 में से 231 को माइनस कर दूंगा। सो आई विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्टेशन। चलिए सवाल देखते हैं। सवाल है ये, तो पहला सवाल जैसे ही मैंने देखा मुझे सवाल देखने में थोड़ा सा टफ लगा, तो आई विल सर्च फॉर सम इजियर क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले कुछ आसान वाले सवाल करेंगे फिर इस पर आएंगे। तो जैसे ये सवाल थोड़ा छोटा लग रहा है तो इसको देखते हैं थोड़ा। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन मेंटेन बिटवीन टू सक्सेसिव स्टेशंस वाज मैक्सिमम बिटवीन व्हाट। तो एक बार आप सभी लोग इस वीडियो को पॉज करें और ट्राई जरूर करें इस क्वेश्चन को। हाँ जी, तो एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन मेंटेन बिटवीन टू सक्सेसिव स्टेशंस व्हाट वाज मैक्सिमम। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब देखो, जो मुझे यहाँ पर कोई नन ऑफ दीज ऑप्शन तो दिया नहीं गया, तो जो स्टेशन जो यहाँ पर दिए गए हैं सिर्फ उन्हीं में चेक करने से मुझे फायदा है ना, वरना मुझे सारे चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि जो आंसर होगा इन्हीं में से होगा, ठीक है। तो हम इन्हीं दिए गए वैल्यूज को ही चेक कर लेते हैं सिर्फ। तो ए से बी तक की एवरेज स्पीड देखते हैं। ए से बी तक की एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 140 और ए से बी तक जाने में टाइम कितना लगा? तो ट्रेन 5 बजे स्टार्ट होती है और 6:40 पर पहुंच जाती है, यानी 1 घंटा 40 मिनट लगता है ना। देखो हमें सिर्फ कंपैरिजन करना है, कोई वैल्यू थोड़ी निकालनी है, हमें सारी स्पीड्स को कंपेयर करना है और देखना है किसमें हाईएस्ट है, राइट। सो वी कैन कन्वर्ट इनटू अ सिंगल यूनिट। तो इस हमने टाइम को क्या किया, मिनट में कन्वर्ट करना मेरे लिए आसान है। तो 1 घंटा 40 मिनट मतलब 1.4 ना लिख देना गलती से, अगर ये गलती आप करोगे तो गलती हो जाएगा, है ना। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि 1 आवर 40 मिनट से 1.4 लिख देते हैं, उससे डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड भी हो रहा है, कितना अच्छा डेटा है देखो, है ना। तो वो मत करना, मिनट में कन्वर्ट कर लो। 5 से 6:40 मतलब 1 घंटा प्लस 40 मिनट मतलब 60 प्लस 40 100 मिनट हो गया। ये कितना हो गया? 100 मिनट।
ये मिनट में कन्वर्ट किया। एफ और ई के बीच में अगर हम देखेंगे, या ई और एफ के बीच में देखेंगे, तो एफ और ई के बीच में अगर आप देखते हो तो ये रहा, ये है स्टेशन एफ और ये है ई, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस। नाउ हाउ मच इज द डिफरेंस, 106 है ना, 106 डिस्टेंस है, और टाइम कितना लग रहा है, तो यहां से ई से वो चली है ट्रेन 11:30 बजे और 12:45 पर यहां पहुंच गई, तो 11:30 से 12:30 1 घंटा यानी 60 मिनट और 15 मिनट और, तो 60 + 15 हो गया 75 मिनट, है ना। और इसी तरीके से जी और एच के बीच में अगर हम देखें, तो जी और एच के बीच में जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो क्या है, दिस इज स्टेशन जी एंड दिस इज एच, सो द डिस्टेंस इज व्हाट, 110, 110। एंड टाइम कितना लगा, अगर हम टाइम देखें तो यहां से चली है ट्रेन 3:10 पर और 16:25 पर पहुंची है, तो माइनस कर दो, 25 - 10 15 हो गया, और 16 - 15 1 हो गया, तो 1 घंटा 15 मिनट हो गया। 1 घंटा 15 मिनट मतलब 60 मिनट प्लस 15 मिनट 75 मिनट, 75 मिनट। अच्छा, इसी तरीके से एफ और जी के बीच में अगर हम देखें, तो एफ और जी के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, तो दिस इज एफ एंड दिस इज जी, तो डिस्टेंस इज व्हाट, 750 - 574, so it is how much, 10 - 4 यानी 6, and 14 - 7 यानी कि 7, and this is 6 - 5 यानी 1, 176 डिस्टेंस है ना, ठीक है, 176 डिस्टेंस है। एंड एफ और जी, एफ से चलने में और जी तक पहुंचने में कितना समय लगा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 13 से 15, 2 घंटे, 2 घंटे मतलब 120 मिनट। नाउ यू कैन कंपेयर दीज वैल्यूज। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मुझे देखो निकालना क्या है, मैक्सिमम, मैक्सिमम पूछा गया है, तो देखो मैक्सिमम पे देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर से कंपेयर करो तो ये वाली वैल्यू तो इससे छोटी है ना, तो दिस इज छोटी वैल्यू, तो इसको एलिमिनेट कर दो, सबसे पहले इसको एलिमिनेट कर दो, राइट। अगर मैं इसको देखूं ध्यान से, तो ये वैल्यू देखो, कंपैरिजन करने का तरीका है, आपको थोड़ा कैलकुलेशन पर कमांड होनी चाहिए, है ना, कैलकुलेशन पर कमांड आपकी होनी चाहिए थोड़ी सी। तो अगर मैं देखो इसको कंपेयर करूं तो ये वैल्यू इससे 40% ज्यादा है ना, 1.4 टाइम्स, 40% ज्यादा है ना, इसका 1.4 टाइम्स है। और अगर मैं इसको देखूंगा तो इसका 40% कितना होता है, तो इसका 10% होता है 7.5, 40% 7.5 का 4 गुना यानी कि 30 हो गया, है ना। क्या ये इससे 30 ज्यादा है ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, क्या इससे 30 ज्यादा है, यस, ये तो ग्रेटर देन 1.4 आएगा फिर, क्योंकि इसमें 30 ऐड करते, इसमें 30 ऐड करते तो कितना आता, 105, है ना। और देखो 105 अगर यहां पर होता 75 से डिवाइड में करता, तो 15 से गया 5 बार, 15 से गया 7 बार, तो दिस हैज टू बी 1.4 इन दैट केस। लेकिन ये तो 105 से ज्यादा है, यानी ये 1.4 से ज्यादा होगा, तो इसके सामने ये वाला एलिमिनेट हो गया। और अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, तो मैं 12 से काट देता हूं 10 बार, और 12 से काट दूंगा 1 बार, बचेगा कितना, 5, 12 × 4 48, बचेगा 8, है ना, 12 × 7 84, 12 × 6 72, इतना भी आप कर दोगे, सो इट इज 1.46, है ना। सो ये काफी नजदीकी मामला है, नजदीकी मामला है ना, तो इन दोनों में बिल्कुल भी रिस्क ना लें, आप प्रॉपर तरीके से इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, है ना, क्योंकि ये 1.46, फिर से एक बार चेक करो, देखो 12 से काटा 1 बार, 5 बचा, 12 × 4 48, 8 बचेगा, है ना, 12 × 6 72, फिर 8 बचेगा, ठीक है, 12 × 6 72, इतना आएगा, तो ये 1.46 के लगभग आएगा। और ये अगर हम देखें तो ये कितना आएगा, तो हम इसको 5 से काट देते हैं 15 बार, 5 से काट देते हैं 22 बार, और 15 से 15 का टेबल तो सभी को आता है, 15 × 1 15, बचेगा कितना, 7 बचेगा, 15 × 4 60, 10 बचेगा, 15 × 6 90, फिर देखो और करीब, बिल्कुल करीब है ना, तो ये तो 14.666 आ रहा है आगे। और इसको अगर हम देखें तो 15 × 1 15, ठीक है, 15 × 4 60, 10 बचेगा, 15 × 6 90, फिर 10 बचेगा, ये 1.466, ये भी मतलब दोनों इक्वल ही हैं, तो मेरे ख्याल से आंसर बोथ सी एंड डी होना चाहिए, है ना, बोथ सी एंड डी। और अगर हम इन फ्रैक्शंस को ध्यान से देखें तो ये एग्जैक्टली बराबर भी नहीं, बराबर है कि नहीं है, आप देखो, अगर मैं इसको 8 से काट देता हूं तो 15 बार कटेगा, और 8 8 × 2 16, 8 × 16, तो ये दोनों बराबर है एग्जैक्ट, है ना। देखने में जो बराबर नहीं लग रही थी, काटने पर वो बराबर आ गई, है ना। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन दीज टू, ये दोनों एग्जैक्ट इक्वल है, तो एग्जैक्ट इक्वल है, तो आंसर इज बोथ सी एंड डी,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। 8th, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल स्टॉपेज टाइम एट द सिटीज ऑफ द फर्स्ट हाफ टू द सेकंड हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी। एक बार खुद से ट्राई कीजिए, आंसर निकालिए। देखो इसको हम कैसे करेंगे, फर्स्ट हाफ एंड द सेकंड हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, राइट, और उसमें जो टाइम है फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में जो टाइम लगा है उसका रेशियो मुझे निकालना है। नाउ इफ यू लुक एट दिस डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो कवर की गई है 0 से लेकर 860 तक, 860 कवर की गई है, तो इसका हाफ अगर हम देखें तो कितना आएगा 430, इसका आधा कितना आएगा 430। 430 वाला जो पॉइंट है वो कहां लाए करेगा, अगर मैं 380 और 468 के बीच में देखूं तो यहां ही कहीं 430 लाए करेगा ना, 430 कहीं ना कहीं यहां पर लाए करेगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस इससे आधी होगी और ऊपर वाली डिस्टेंस भी इसके आधी होगी, राइट। तो इसके नीचे जो टाइम आ रहे हैं, जो ट्रेवल टाइम आ रहे हैं, टोटल सॉरी स्टॉपेज टाइम, नॉट ट्रेवल टाइम, स्टॉपेज टाइम। स्टॉपेज टाइम कौन से हैं, ट्रेन यहां पहुंची और यहां तक चली, तो यहां तक उसने स्टॉप लिया ना इतना, ये भी उसने स्टॉप लिया और ये भी उसने स्टॉप लिया, तो ये स्टॉपेज टाइम कितना हो गया 10 मिनट। ये कितना हो गया 8 से 8 12 2 मिनट, 8 10 से 8 12, वही 9 55 से 10 यानी 5 मिनट। तो 10 और 2 12 और 5 हो गया 17। तो फर्स्ट हाफ में जो टाइम आ रहे हैं स्टॉपेज वो 17 और सेकंड हाफ जो इस लाइन से ऊपर, तो इसमें आप देखो ये 10 मिनट, ये कितना हो गया 12 45 से 13 यानी 15 मिनट, और ये कितना हो गया 15 से 15 10 यानी 10 मिनट। तो 25 और 10 35, तो ये जो रेशियो आ रहा है वो 17:35 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी, राइट। तो ये ऑब्जर्वेशन वाला सवाल था। आगे अगर हम बढ़े, between how many pairs of consecutive stations the speed of the train is below overall average speed of the entire train, ठीक है, कितने पेयर्स के बीच में जो एवरेज स्पीड है वो ओवरऑल एवरेज स्पीड से कम है, ठीक है। इसमें मुझे थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी, अगर मैं ये देख लूं इसका यूज करूंगा तो मुझे थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी, यस और नो, क्योंकि यहां पर हम ओवरऑल एवरेज निकाल चुके हैं ना। अच्छा ओवरऑल नहीं, मतलब बिटवीन टू स्टेशंस, कई सारे स्टेशंस के बीच का जो स्पीड है वो हम निकाल चुके हैं। तो पहले मैं अगर ओवरऑल एवरेज स्पीड देखूं तो टोटल डिस्टेंस इज व्हाट 860। अगर मैं ओवरऑल एवरेज स्पीड की बात करूंगा सो टोटल डिस्टेंस उसने चलिए 860, और जो टोटल टाइम उसको लगा है वो कितना लगा है 5 बजे से 16:25 तक, 5 से 16:25, तो 16 माइनस 5 कितना हो गया 11, 11 घंटा 25 मिनट लगा है। तो 11 घंटा मतलब 11 इंटू 60 हो गया प्लस 25, तो दिस इज 660 प्लस 25, यानी जो टोटल टाइम लगा है वो 685 मिनट इसको लगा है ना, 685, इसको मैंने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो दिस इज ऑलमोस्ट हाउ मेनी टाइम्स, हम कह सकते हैं कि ये 685 प्लस कितना है 685 में क्या ऐड करेंगे, ये आ जाए 860, तो इसमें से इसको माइनस करो तो ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया 175, ठीक है। चलो तो अगर ये देखें तो ये इसका 1 टाइम हो गया, ये इसका 1 टाइम हो गया, प्लस ये इसका कितना टाइम्स हो गया, तो 68.5 है ना, इसका 10%, 10% है 68.5, 10% अगर 68.5 है तो 68 का डबल है लगभग, नहीं डबल से ज्यादा है ना। तो आप देख लो कितना है ये। इनफैक्ट मैं एक काम करता हूं, क्योंकि चीजों को लेस कॉम्प्लिकेटेड रखते हैं, 685 से सीधे सीधे डिवाइड ही कर लेते हैं, क्योंकि सीधे ऐसे दिख नहीं रहा कोई रिलेशन। 860 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम गया 685, बचेगा कितना 175, ठीक है। यहां पॉइंट लगा दिया, 0 लगा दिया, है ना, इससे जाएगा ये 2 टाइम, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 8 16 और 1 17, 2 इंटू 6 12 और 1 13, 1370, 0, दिस इज 8 एंड दिस इज 380, है ना, 1.2 के आसपास आ रहा है, तो इट इज ऑलमोस्ट 1.2 और उससे थोड़ा सा बड़ा ही होगा। अब किस किस स्टेशन के बीच में मुझे निकालनी है वैल्यू, देखो ए से बी तक की तो मैं शायद निकाल चुका हूं पहले, ए से बी तक के बीच की जो एवरेज स्पीड है वो 1.4 है, तो दिस इज डेफिनेटली अबव एवरेज, है ना। बोला ना अबव एवरेज कितने, तो बिटवीन हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्सेक्यूटिव स्टेशंस द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज बिलो, ओके बिलो पूछा है। चलो तो पहले लिख लेते हैं वैल्यू, बी और सी के बीच में अगर हम देखें तो बी और सी निकाला क्या हमने यहाँ पर, बी और सी नहीं निकाला, तो बी और सी के बीच में अगर हम देखें तो डिस्टेंस है कितनी 231 माइनस 140, सो इट इज व्हाट 91 डिस्टेंस है, और टाइम कितना लगा है बी से सी तक पहुंचने में, तो 6:50 से 8:10, है ना। तो इसमें से इसको माइनस किया 2 घंटा, या इनफैक्ट ऐसे देख लो 6:50 से 7:50 तक हो गया 1 घंटा,
और 7:50 से 8:10 तक 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट मतलब 80 मिनट हो गया, है ना। 8 से काटा 10 बार, 8 से इसको काट दिया, 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 1 8, है ना, 11 समथिंग, तो लगभग 1.1 टाइम्स होगा। सो दिस इज डेफिनेटली बिलो एवरेज। सी से डी तक अगर हम गए तो सी से डी तक का जो देखें हम, तो सी से डी तक की जो डिस्टेंस है वो, इसको लगभग 230 मान लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग। तो इट डिफरेंस इज 150 एंड टाइम कितना लगा है 8:12 से 9:55, 8:12 से 9:55, तो 9 माइनस 8 यानी 1 और 55 माइनस 12 यानी कि 43, तो 1 घंटा 43 मिनट हो गया। 1 घंटा 43 मिनट मतलब 1 घंटा 60 मिनट प्लस 43 मिनट 103 मिनट, है ना। पर इसको 100 भी मान लोगे आप, है ना, 100 मानोगे तो लगभग 1.5 के आसपास ही होगा, है ना। डेफिनेटली 1.4 से तो बड़ा ही होगा, तो 1.2 से तो डेफिनेटली ये बड़ा होने वाला है ना। तो कोई ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेटली देख लो, रफ आइडिया ले लो। डी से ई तक के बीच में देखें तो वो तो हम निकाल चुके हैं, आई थिंक इसमें निकाला था, नहीं निकाला। डी से ई देखो, तो डी से ई तक अगर हम जाएंगे, सो डी से ई तक की डिस्टेंस है 380 माइनस 468, है ना, 380 माइनस 468 माइनस 380, सो इट इज व्हाट 88, नहीं 88। और टाइम कितना लगा है डी से ई तक जाने में, तो टाइम देखें तो 11 से 11:20, सॉरी 10 से 11:20, है ना, 10 से 11:20 मतलब 1 घंटा 20 मिनट यानी 80 मिनट। 8 से गया 10 बार, 8 से गया 11 बार, सो इट इज व्हाट 1.1, ठीक है। ई से एफ तक के बीच में अगर हम देखें तो ई से एफ तक के बीच में तो हम निकाल चुके हैं शायद, यस, ई और एफ के बीच में 106/75 था, है ना, 106/75, 106/75 कितना आएगा 1.75 इंटू 75 बचेगा कितना, 25 प्लस है 31 बचेगा, 310, 75 इंटू 4 300, तो 1.4 के आसपास आएगा, ठीक है। एफ और जी के बीच में अगर देखें और जी और एच के बीच में देखें, तो एफ जी और जी एच हम निकाल चुके हैं शायद। एफ जी के बीच में आ रहा है कितना, ये हमने सॉल्व किया था ना, कितना आ रहा था 1.466, ठीक है, 1.46 और ये भी 1.46, दोनों इक्वल थे। दिस इज 1.46, दिस इज 1.46। तो ओवरऑल एवरेज अगर 1.2 है तो कितनी वैल्यू इससे छोटी हैं, एक तो ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, बाकी सारी वैल्यू इससे बड़ी है ना, ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है। सो ओनली 2 वैल्यूज, सो आंसर इज व्हाट 2, ऑप्शन डी, राइट। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। अच्छा ये देखो, इफ द ट्रेन स्टॉप्स फॉर 30% मोर टाइम देन द अलॉटेड स्टॉपेज टाइम एट ईच सिटी, हर सिटी पे जो ट्रेन है वो 30% ज्यादा समय ले रही है और ज्यादा रुक रही है, 30% ज्यादा रुक रही है, सो देन अप्रोक्सीमेटली एट व्हाट टाइम इट विल रीच सिटी एच आफ्टर डिपार्टिंग फ्रॉम ए एज पर शेड्यूल। तो आप ये देखो 30% ज्यादा रुकेगी ना, टोटल स्टॉपेज टाइम कितना था, तो इसके लिए भी मुझे दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक क्वेश्चन में मैंने ओवरऑल स्टॉपेज टाइम कैलकुलेट किया था, कहां गया ये वाला। तो यहां पर 17 मिनट था फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में 35 मिनट था, तो टोटल स्टॉपेज टाइम कितना हो गया 52 मिनट, ठीक है। टोटल स्टॉपेज टाइम हमारे पास कितना है, इन दोनों का सम 52 मिनट्स। तो 52 मिनट्स को अगर आप 13% बढ़ा दोगे, 52 मिनट का 30% कितना होगा, तो 3/10 कर दो इसका, है ना। तो इसको अगर आपने 30% बढ़ाया तो ओवरऑल टाइम में 15.6 मिनट्स बढ़ जाएंगे, 15.6 मिनट्स बढ़ जाएंगे, लगभग 16 मिनट बढ़ जाएंगे, 15 से 16 मिनट, राइट, मैं ये कह सकता हूं। तो अभी जो ट्रेन है वो एच पर कब पहुंच रही है, बोला है कि इट विल एट व्हाट टाइम इट विल रीच सिटी एच, सिटी एच पर कब पहुंचेगी, तो सिटी एच पर पहुंचने का ही टाइम है ना 16:25, शाम को 4:25 पर पहुंच रही है, तो अब उसमें 15 मिनट और जोड़ दो, तो 4 तो हम कह सकते हैं 16:25 में अगर आप 15 मिनट जोड़ दोगे 15.6 मिनट, तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा 40, तो कितना हो जाएगा 16:41, है ना। इसको लगभग 16 मान लो, लगभग 16 मिनट मान लो, तो 16 मिनट अगर मान लेता हूं तो 25 प्लस 16 कितना हो जाता है 41, तो 16:41 पर ये पहुंचेगी, यानी शाम को 4:41 पर, यानी ऑप्शन ए डन। बाकी कोई ऑप्शन तो आसपास भी नहीं है।
अब एक सवाल जो थोड़ा सा मुश्किल लगा था शुरुआत में वो रह गया था, यहाँ पर स्कोर देख लेते हैं। तो सवाल है ये, द ट्रेन बिगिंस इट्स ऑनवर्ड जर्नी फ्रॉम सिटी ए, है ना, सिटी ए से चलती है एंड इट इज एक्सटेंडेड टू बियॉन्ड सिटी एच। ए से एच तक इसको जाना था लेकिन और आगे चली गई, है ना, टू अ सिटी एम। तो ए से एच तक गई और एच से और आगे चली गई, एच से एम तक चली गई वो, राइट। एम विद अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस। तो ये 90 की स्पीड से यहां तक जाती है, 90 की स्पीड से जाती है, ठीक है। द ट्रेन स्टार्ट्स इट्स रिटर्न जर्नी इमीडिएटली आफ्टर इट रीच सिटी एम। यहां पर पहुंचते ही रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर देती है। द ट्रेन रिटर्न्स विद द स्पीड ऑफ 90 ओनली विदाउट एनी स्टॉपेज इन बिटवीन। तो यहां से यहां तक पहुंचती है सीधे सीधे 90 की स्पीड से, ठीक है। और कितनी बजे पहुंचती है? 2:25 पर सुबह, ठीक है, 2:25 पर पहुंचती है 90 की स्पीड से। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सिटी एच एंड सिटी एम। तो ये डिस्टेंस हमें बतानी है। अच्छा, ए से एच तक की डिस्टेंस तो मुझे पता है, ए से एच तक की डिस्टेंस कितनी है? 860। ए से एच तक की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो 860 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस कितनी है मुझे नहीं पता, मैंने इसको x मान लिया, राइट, x मान लिया। अब अगर मैं यहां से काउंट करूंगा तो जब वापस आएगी ट्रेन तो x चलेगी एक और दूसरा 860 भी चलेगी, राइट। तो जब वापस आते समय, जाते समय टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वापस आते समय देखो 90 की स्पीड से चल रही है, x प्लस, है ना, कितने टाइम में पहुंचेगी, कितने टाइम में पहुंचेगी आप ये सोचो कि m से वापस आ रही है वो, लेकिन मुझे m से तो डिस्टेंस नहीं पता ना, हाँ सॉरी, कितने, ओके। तो एक काम करते हैं हम, यहां से यहां तक ये पहुंची है 2:25 AM पर, 2:25 AM पर। मैं पूरा ही काउंट कर लेता हूं। देखो यहां से चली और यहां पर पहुंची, है ना, तो यहां से चली वो a से h तक, ठीक है, a से h तक वो चलती है 860, है ना, 860 चल रही है और कितने टाइम में पहुंच रही है? 16:25 पर पहुंच रही है। 5 बजे चलकर 16:25 पर वहां पर पहुंची है, राइट। द ट्रेन स्टार्ट्स इट्स रिटर्न जर्नी इमीडिएटली आफ्टर इट रीच सिटी एम। सिटी एम पर पहुंचकर उसने अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट की, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम यहां से काउंट करते हैं। सिटी एच पर वो कितने बजे थी? 16:25 पर, 16:25 पर थी, है ना, और इसके बाद उसकी स्पीड फिक्स हो गई 90, राइट। तो कितनी डिस्टेंस चली है इसके बाद उसने? यहां से यहां तक गई x, फिर यहां से यहां तक आई x और प्लस 860, यानी 2x प्लस 860 उसने चली है टोटल। यस, कितनी चली है? 2x प्लस 860। अगर मैं h के बाद की बात करूं तो x प्लस 860, 2x प्लस 860, एंड डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है 90 और टाइम कितना लगा है? तो ये वो यहां से कितने बजे चलना शुरू करेगी? 16:25 पर पहुंची और डायरेक्ट चलती रही, तो 16:25 से लेकर 2:55 AM तक आप देखो, तो शाम का 4:25, आप ये सोचो, ये शाम का 4:25 और सुबह के 4:25 तक 12 घंटे हो जाते, लेकिन 2:25 पर ही पहुंच गई, यानी 10 घंटे में पहुंच गई कि नहीं भाई? शाम का 4:25 हो रहा है, सुबह के 4:25 तक अगर आप काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा? 12 घंटे हो जाएगा। 12 घंटे हो जाते 4:25 तक, लेकिन ये 2:25 पर ही पहुंच गई, मतलब 2 घंटे कम लगे, यानी 10 घंटे। तो टाइम लगा 10 घंटे। सो नाउ दिस इज क्वाइट इजी। 2x बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास? 900 माइनस 860 यानी कि 40। तो ये कितना हो गया? x की वैल्यू आ गई 20। मुझसे पूछा क्या है? डिस्टेंस बिटवीन h एंड m, तो वो तो x मानी थी हमने, 20 किलोमीटर। ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर, 20, राइट। चलिए, तो ये सेकंड सेट हमने सॉल्व किया। अब हम आते हैं तीसरे सेट की तरफ। ये सो एक केसलेट दी आई है, ये भी इन अ स्कूल देयर आर टोटल 50 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th, है ना, हु आर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस ए बी सी। तो कुल मिलाकर कितने स्टूडेंट हैं? 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इनको सेक्शन ए में डिवाइड, ए बी और सी में डिवाइड किया गया, ठीक है, 3 सेक्शन हैं ए बी सी। अब बोला है कि ए एंड बी हैव इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ए में अगर n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो बी में भी n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। सी में मुझे नहीं पता तो सी में मैंने m मान ली, राइट। ए और बी में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, सी का नहीं पता तो सी को m मान लो।
ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास रोट अ टेस्ट, सबने एक टेस्ट दिया, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड बी टुगेदर इज 52.5। तो ए और बी का जो एवरेज है ना, ए और बी का मिलाकर जो एवरेज है वो 52.5 है। अच्छा, ए और बी का जो इंडिविजुअल एवरेज है वो कितना है, ए, बी और सी, है ना। इनके इंडिविजुअल एवरेज मार्क्स मैंने मान लिए स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, और इनको कंबाइन करके एवरेज 52.5 आ रहा है। अब आप ऐसे सोचिए कि इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो इक्वल है, यानी 1:1 का रेशियो है। 1:1 का रेशियो है, तो इस केस में क्या होता है कि ये एलिगेशन का रूल या वेटेड एवरेज आपने पढ़ा है, तो हमें ये पता है कि अगर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल हैं तो ये जो वैल्यू है ना वो इन दोनों का एग्जैक्ट एवरेज होगी, यानी a प्लस बी बाई 2 52.5 होगा, तो a प्लस बी बाई 2 कितना होगा 52.5, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 52.5 का डबल, यानी कितना हो गया 105, a प्लस बी मिलाकर 105 हो गया, राइट। एक बात, ये 105 हो गया। आगे क्या दिया गया है, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए एंड सी टुगेदर इज 60, तो ए और सी का जो मिलाकर एवरेज आता है वो 60 आता है, राइट। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स, ओके, बी एंड सी, ओके, अच्छा, बी एंड सी इज 70, और बी और सी का जो एवरेज है वो 70 है, अच्छा। इन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन एबीसी टुगेदर इज 60, तो एबीसी को मिलाकर जो पूरा जो ओवरऑल एवरेज है वो 60 के बराबर है, ओवरऑल एवरेज 60 के बराबर है। तो ये कहानी है। तो अगर आपको एवरेज के कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस एवरेज एंड वेटेड एवरेज एलिगेशन के कॉन्सेप्ट पता है तो बड़े आराम से सवाल कर लोगे, वरना इक्वेशन के जाल में ऐसा फंसोगे कि उससे निकल नहीं पाओगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो पहली चीज हमने ये निकाली। दूसरी चीज क्या हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 हैं, यानी n प्लस एन प्लस एम, यानी इन तीनों का सम है 2n प्लस m, इनका जो सम होगा वो 50 होगा, है ना, 50 के बराबर होगा। एग्री। एक चीज, अच्छा एक चीज और आप देखो कि ए और सी का जो एवरेज है वो 60 है और पूरे का एवरेज भी 60 है, यानी बी का एवरेज भी तो 60 होना चाहिए, यस और नो। भाई ए और सी को कंबाइन करके एवरेज 60 आ रहा है और ओवरऑल भी 60 है, तो ये जो ओवरऑल एवरेज होता है ना वो हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाया करता है। भाई इन तीनों में ए बी सी में जो भी मिनिमम होगा और जो भी मैक्सिमम होगा उसके बीच में कहीं ना कहीं ये लाई करेगा, और अगर ये तीनों वैल्यूज बराबर है तो भी इनके बराबर होगा। और दूसरी चीज के इन दोनों का जो एवरेज है वो 60 है ना, और ये भी 60 आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बी है वो भी 60 होना चाहिए। अब ये चीज अगर ऐसे क्लियर नहीं होती है दिमाग में तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो इन दोनों का एवरेज 60 है, यानी इसमें जो इनका जो टोटल होगा वो कितना होगा n इंटू ए प्लस एम इंटू सी, n इंटू ए टोटल मार्क्स और m इंटू सी, एंड दैट इज इक्वल टू एवरेज 60 इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स a प्लस सी, सॉरी n प्लस m, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n प्लस m। और टोटल के लिए भी यही कंडीशन अगर मैं लगाऊं तो टोटल के लिए क्या होगा n इंटू ए प्लस n इंटू बी प्लस m इंटू सी, राइट। n इंटू ए प्लस n इंटू बी प्लस m इंटू सी, एंड दैट इज इक्वल टू 60 इनका एवरेज है ओवरऑल इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2n प्लस m। अगर मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दूं तो na और mc कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या nb बराबर कितना आएगा 60 60 कॉमन आ गया, 2n माइनस m में से n 2n प्लस m में से n प्लस m घटा दोगे तो n बचेगा, तो 60n। तो आप सीधे सीधे देख लोगे n से n कट गया, b की वैल्यू 60 आ रही कि नहीं आ रही। जो चीज आप वैसे ही सोच पा रहे थे वो इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, उस चीज को प्रूव कर सकते हो, राइट। तो इनका जो एवरेज है वो भी 60 आ गया, b is 60। Now if b is 60, a must be 45। कैसे? ऐसे a प्लस बी का सम मुझे पता था ना, तो अच्छा अब इसके बाद आप देखो कि मेरे पास पिक्चर ये बनी कि यहां पर n स्टूडेंट है, यहां पर n स्टूडेंट है, यहां पर m स्टूडेंट्स हैं। इनका जो एवरेज है वो कितना है 45, इनका एवरेज 60 है और इनका एवरेज है c, राइट। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो a और c का एवरेज जो है, और यहां पर मुझे a और c का एवरेज 60 दिया गया है, राइट। a और c का एवरेज 60 दिया गया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि a और c का जो रेशियो होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, b और c का भी तो वही रेशियो होगा, यस और नो। यानी कि मैं a और c में एलिगेशन लगाऊं और b और c में एलिगेशन लगाऊं तो सेम रेशियो मिलेगा, राइट।
बिकॉज अगर आप इन दोनों में एलिगेशन लगाते हो तो मुझे रेशियो किसका मिलेगा, एन और एम का। तो हम कह सकते हैं कि एन अपॉन एम, तो ए और सी में एलिगेशन आप लगाओगे तो ए और सी का एवरेज कितना है भाई, ए और सी का जो एवरेज है वो 60 है। ठीक है, ए और सी का एवरेज 60 है। तो इनमें जो अब अगर आप एलिगेशन लगाओगे तो कितना मिलेगा, सी माइनस 60 अपॉन 60 माइनस 45, यानी कि कितना, 60 माइनस 45 यानी कि 15। ठीक है, और आप इन दोनों में एलिगेशन लगाओगे तो भी आपको एन अपॉन एम ही मिलेगा, एन अपॉन एम। और इन दोनों का एवरेज तो हमें पता है ना, ए और सी का एवरेज 70 है, 70, राइट। तो यहां एलिगेशन लगाओ तो सी माइनस 70 अपॉन 70 माइनस 60 कितना हो गया, 10। 5 से गया 2 बार, 5 से गया 3 बार। सो इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई गेट 3c माइनस 210, 3c माइनस 210 बराबर 2c माइनस 120, 2c माइनस 120, राइट। सो c की वैल्यू 210 माइनस 120 यानी 90, c की वैल्यू 90 आ गई मेरे पास, राइट। तो तीसरे वाले का एवरेज भी मुझे मिल गया, c की वैल्यू 90 आ गई। अच्छा, और ये लगाने से हमें क्या मिल रहा था, इनका रेशियो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो यानी n अपॉन m। तो यहां से मैं n अपॉन m भी निकाल सकता हूं भाई, c की वैल्यू 90 आ गई तो n अपॉन m कितना हो जाएगा, n अपॉन m हो जाएगा, किसी भी एक को उठा लो यहां पर, c की वैल्यू 90 रख दी तो 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 अपॉन 15, तो ये 30 अपॉन 15 यानी कि 2/1 हो गया। तो n और m का रेशियो 2:1 है और 2n प्लस m भी मुझे पता है। तो n की जगह अगर मैं 2 यूनिट और m की जगह 1 यूनिट रखता हूं तो 2 इंटू 2 4 और 1 5, 5 यूनिट की वैल्यू 50 हो गई तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 हो गई। तो 1 की वैल्यू अगर 10 हो गई तो 2 की वैल्यू 20 हो गई। तो मुझे पता है कि n की वैल्यू 20 है और m की वैल्यू कितनी है, 10। खत्म कहानी। n की वैल्यू 20 और m की वैल्यू 10 आ गई। अब सवाल क्या पूछा है ये देखते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन सेक्शन सी, सेक्शन सी में कितने थे, m, और m की वैल्यू कितनी है, 10। सो आंसर इज व्हाट, 10, ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ए, तो ए में कितने स्टूडेंट्स थे, n, और n की वैल्यू कितनी है, 20। सो आंसर इज व्हाट, 20। ये दो सवाल इस पर बेस्ड थे, ठीक है। और आज का चौथा डीआई सेट हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो आरआरबी पीओ मेंस 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, मेमोरी बेस्ड। ऑल राइट, तो चलिए इसको देखते हैं। एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स यहां पर दिया गया है, डिफरेंट क्लासेस हमको दी गई हैं, PQRST या स्कूल्स दिए गए हैं PQRST, उसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स का एवरेज दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दिया गया है, एंड नंबर ऑफ टीचर्स। सारा डेटा वेरिएबल की फॉर्म में है। पहला है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच स्कूल इज मोर देन नंबर ऑफ टीचर्स। हर एक स्कूल में जो स्टूडेंट्स की संख्या है वो टीचर्स की संख्या से ज्यादा ही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पहला वाला स्कूल देखता हूं, P। यहां पर एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स इन टीचर इज A, सो टोटल विल बी 2A, राइट। टोटल अगर 2A हो गया और मुझे नंबर ऑफ टीचर्स पता है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स भी मैं निकाल सकता हूं। तो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स कितना आएगा यहां पर, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। आप देखो मैं स्कूल P की बात कर रहा हूं, स्कूल P में स्टूडेंट्स कितने आएंगे और टीचर्स कितने आएंगे। तो टीचर्स हमको पता है 0.25 है यानी A/4 है ना। स्टूडेंट्स कितने होंगे, तो इसके लिए मुझे टोटल पता है, टोटल कितना होगा 2A, तो 2A माइनस A/4 है ना। टोटल में से आप टीचर्स माइनस कर दो तो कितना हो गया ये 7A/4, और इनका जो डिफरेंस है वो भी मुझे दिया गया 1800, तो डिफरेंस इज व्हाट 6A/4 एंड दैट इज इक्वल टू 1800। सो इससे गया 300 टाइम्स, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 1200, A की वैल्यू 1200 आ गई, राइट। A की वैल्यू 1200 आ जाती है, और जब A की वैल्यू 1200 आ जाती है तो मैं यहां लिख देता हूं PQRST में, PQRST नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ टीचर्स, ठीक है, ऐसे लिख दो। तो P में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और टीचर्स कितने आ गए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 7A/4, ठीक है। स्टूडेंट्स कितने 7A/4, सो एंड टीचर्स इज A/4, A/4 इज 300 एंड स्टूडेंट्स कितने हो गए इसका 7 टाइम्स, तो इसका 7 टाइम्स कितना हो गया 2100, राइट। क्लियर है, तो P में आ गए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। इसी तरीके से आप Q में भी कैलकुलेट कर सकते हो, और वेरिएबल A की वैल्यू 1200 आ गई, A की वैल्यू मेरे पास 1200 आ जाती है। अच्छा, अब यहां पर देखो
तो स्टूडेंट्स और टीचर्स कितने होंगे? देखो वी कैन से कि एवरेज 3b है तो टोटल हो गया 6b, नंबर ऑफ टीचर्स b है, सो टोटल हो गया 6b, तो 6b माइनस b, तो दिस इज 6b माइनस b, यानी इट इज 5b, राइट। अब इनका जो डिफरेंस है वो कितना हो जाता है 4b, एंड दैट इज गिवन एज 2000, तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है 500। जब b की वैल्यू 500 आ गई तो नंबर ऑफ टीचर्स 500 हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, इसका 5 गुना यानी 2500, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो b की वैल्यू वी नो इज 500, राइट। चलिए c की बात करें तो c में देखो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ जो टीचर्स हैं वो c माइनस 500 है, c माइनस 500 है, राइट। नंबर एवरेज इज दिस, तो दिस विल बी 2c टोटल, और इसमें से टीचर्स माइनस कर दो c माइनस 500, सो विल गेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हिच इज व्हाट c प्लस 500। स्टूडेंट्स पता है, टीचर्स पता है, और इनका डिफरेंस, अब आप इनका डिफरेंस अगर देखोगे तो c से c कट जाएगा, 1000 आ जाएगा, और डिफरेंस 1000 ही दिया गया है, तो 1000 बराबर 1000 रखने से मुझे कुछ मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला। दैट मींस वेरिएबल c इज स्टिल अननोन, c की वैल्यू हम यहां से नहीं निकाल सकते, तो c इज अननोन, तो यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ टीचर्स हमें नहीं पता। अब बात करते हैं s की, ठीक है। अब इसमें देखो दो दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो इसमें हम कुछ खास नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर हमें d और y दो वेरिएबल दिए और यहाँ पर भी e और z दो वेरिएबल दिए हैं, ठीक है। तो अब e और y में से किसी एक की वैल्यू तो पता हो कम से कम, d और y में से, और e और z में से कम एक तो पता हो। तो इसके लिए हमें देखो ये रिलेशन दिया गया है, z प्लस d बराबर e माइनस 100, z बराबर d माइनस 500, ओके, एंड b बराबर, ओके, तो b की वैल्यू तो y की वैल्यू तो निकाल सकते हैं हम, b प्लस 100, तो इससे मतलब y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी कितनी, b प्लस 100, तो b की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 500, 500 प्लस 100 600, y की वैल्यू 600 आ गई, ठीक है। तो यहां से d की वैल्यू आई जाएगी, क्यों? क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ टीचर्स यहां पर हो गए 600 और डिफरेंस 1000 है, मतलब स्टूडेंट जो है वो इससे 1000 ज्यादा होने चाहिए, यानी 1600 होने चाहिए, है ना। स्टूडेंट्स हो गए 1600, टीचर्स हो गए 600, ठीक है। और इनका जो एवरेज है वो एवरेज कितना होगा, 16 प्लस 6 2200 अपॉन 2 यानी 1100, और एवरेज किसके बराबर है, डी के बराबर है, तो ये 1100 हो गया। अब जब डी की वैल्यू 1100 हो गई तो 1100 माइनस 5, जेड की वैल्यू भी 600 हो गई, राइट। जेड की वैल्यू अगर 600 हो गई, जेड की वैल्यू अगर 600 हो गई, तो नंबर ऑफ टीचर्स हमें पता है यहां पर 600 हो गए, लास्ट वाले स्कूल में नंबर ऑफ टीचर्स 600 हो गए, और डिफरेंस 2400 है, तो 600 प्लस 2400 3000 हो गया, राइट। तो स्टूडेंट्स हो गए 3000 और ये कितना हो गया 600, एंड एवरेज ऑफ दीज टू नंबर्स इज 3600 बाई 2 यानी 1800, तो वेरिएबल ए की वैल्यू 1800 आ गई, यस। बस खत्म कहानी, सारे स्कूल्स में आपको नंबर ऑफ टीचर्स और स्टूडेंट्स पता लग गए, बस सी जिसमें आर में नहीं पता वो देखेंगे जरूरत पड़ेगी तो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, तो वेरिएबल सी की वैल्यू हम नहीं निकाल पाए, सी की वैल्यू इज स्टिल अननोन, सो आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, राइट। नेक्स्ट, फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम पी क्यू एस टी टुगेदर, तो पी क्यू एस टी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एवरेज, तो पहले इनका सम कर दो, कितना हो गया 3 और 1 4 और 4 8, 8000, 8000 और 1200 यानी 9200 बाई 4 यानी 2300 हो गया, डन। वैल्यू ऑफ z इज व्हाट परसेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ a, तो z और a देख लो कितने कितने हैं, z की वैल्यू 600 है और a की वैल्यू 1200 है, तो इसका 50% है, आधा है ना। रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन t and u is this and the total number of students and teachers in u is 35% more than, so we can solve this easily. What is the ratio of the number of teachers from PQST together to the number of students and teachers in school T, तो teachers in PQST, teachers in PQST कितना है देखो 800, 800 और 1200 2000, तो teachers in PQST हो गया 2000, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन टी, तो टी में कुल मिलाकर कितने लोग हैं, तो कुल मिलाकर 3600 है, 3600, 4 से गया 5 बार, 4 से गया 9 बार, 5:9 आंसर हो गया, यस ऑप्शन बी, डन है।
चलो एक सवाल ये बच गया, ये आपके लिए होमवर्क है, एक सवाल तो होमवर्क में बनता है ना, तो इसका सभी लोग कमेंट करके आंसर बताएं। ठीक, चलिए तो आज के डेट में हमने 4 सेट सॉल्व किए, तो सेट नंबर 23 से लेकर 26 तक हमारे हो चुके हैं। 100 डीआई की जो सीरीज है वो लगातार जारी है और जारी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, है ना। जो लोग इस 100 डीआई की सीरीज को पूरा करेंगे उनको मैं अश्योर करता हूं, आश्वस्त करता हूं कि आपको मैथ्स क्रैक करने से तो कोई नहीं रोक सकता। बाकी सब्जेक्ट की आप जानो, लेकिन मैथ्स में आपको कोई जीवन में प्री से लेकर मेंस तक कोई समस्या नहीं आएगी, है ना। आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो बस आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, राइट। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। ठीक, थैंक यू सो मच।